तो देखिए अब हम मेटल नॉन मेटल में देख रहे हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं कि सोडियम इज ए मेटल वाइल क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। हम कैसे पहचानते हैं मेटल को कि मेटल कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन। मेटल कौन से होते हैं? विच कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल हम किसको बोलते हैं? विच कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, इलेक्ट्रॉन लेने वाला नॉन मेटल। यदि हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करें, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में आते हैं मेटल और इस वाले लास्ट हिस्से में आते हैं नॉन मेटल। ठीक है, मोस्टली मेटल कौन कौन से में होते हैं? एस और डी ब्लॉक में, और नॉन मेटल किस में होते हैं? पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल की राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट है ज्यादातर वो नॉन मेटल है। अब हम समझ रहे हैं कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। तो मैंने एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम इनको भरने लगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 1 को बोलते हैं के शेल, 2 को बोलते हैं के एल, 3 को बोलते हैं एम और 4 को बोलते हैं एन। तो के एल एम एन इनका नाम है शेल का। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रखे जाते हैं, ठीक है, और पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रखे जाते हैं। तो अबव प्रिंसिपल से भरते हुए मैंने लिखा 1s2 2s2 2p6 3s1। जो सबसे बाहर वाला है उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होता है इसी को बोलते हैं वैलेंसी शेल, और वैलेंसी शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की खासियत होती है ओनली दीज कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से करते हैं? नॉर्मली आउटर मोस्ट शेल वाले। ठीक, तो सोडियम में अब जैसे हमने देखा कि 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो Na+ में बदल जाएगा कैटायन में, और 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो इसके पास कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया कि यहां से 3s1 वाला निकाल दिया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6। अब आप इनर्ट गैस जो है वो याद रखोगे 2 नियोन 10 आर्गन 18 क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, ये 36 54 और ये 86। ये एटॉमिक नंबर आप याद रखोगे। ये एटॉमिक नंबर किसके हैं? नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं नेचर में। तो हुआ क्या कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन देकर 10 इलेक्ट्रॉन रख लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन लेते ही इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया लाइक नोबल गैस नियोन। एंड एज वी नो कि इनर्ट गैसेज आर हाईली स्टेबल। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया जो कि स्टेबल होती है। आउटर मोस्ट जो बचा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ये तो निकाल दिया था हमने, अब बचा कौन सा? 2s2 2p6। और 2s2 2p6 में मैं कह सकता हूं ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लुईस ने बोला था। ठीक, अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल। एटॉमिक नंबर इसका होता है 17। अगर मैं भरूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें ये वाला इसका क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट। अब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये नॉन मेटल था, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे ये 9Cl- में बदल गया, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कहां पे हुआ? 3s2 3p6। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 18।
इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बन गया किसके जैसा, नोबल गैस आर्गन जैसा, और नोबल गैस जैसा बन गया इसलिए स्टेबल हो गया। और आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहर वाला है उसमें इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हम कहेंगे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बना दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके Cl- बना दिया। अब जब ये दोनों नजदीक आएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आयन जुड़ जाएंगे और इससे जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसको पानी में डालेंगे तो अगेन इट कैन प्रोड्यूस आयंस, तो डिसोशिएट होगा आयंस में, इसलिए आयनिक कंपाउंड बोले। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है प्लस और माइनस के बीच में, सो आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब चूंकि आयन मजबूती से जुड़े हुए हैं इसलिए NaCl किस अवस्था में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि अट्रैक्शन तेज है। और सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है ये NaCl, नमक, जिसको देसी भाषा में अपन यूज करते हैं नमक, तो नमक में व्हाट इज एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। एग्रीगेट का मतलब ये है कि हर Na+ के आसपास 6 Cl- सराउंडिंग में होंगे और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे बिकॉज अपोजिटली चार्ज आयन से। फिर Cl- के बगल में कौन सा होगा, Na+। तो ऐसे ही कंटिन्यू लार्ज स्पेस में चलेगा और ये बहुत सारे आयन्स एक साथ इकट्ठे होकर सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। सो दिस इज एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स एंड बिटवीन द आयन्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड अवस्था में। तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए ज्यादातर आयनिक कंपाउंड जो है इसमें दो चीजें पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन देकर नॉर्मली केटाइन इजीली बना लेता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बना देता है। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब दो तरह के आयंस, कौन कौन से आयंस, केटाइन और एनायन। तो मेटल और नॉन मेटल होते हैं। तो ज्यादातर इसमें आयनिक कंपाउंड्स में दे मोस्टली कंटेन्स एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दीज आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल। तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में एल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एक एक्सेप्शन है इसका कि BeCl2 जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। बेरिलियम जो है वो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बनाएगा, लेकिन MgCl2 जो है वो आयनिक होगा। ये हम समझ रहे हैं ये आयनिक कैसे। MgCl2 में मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका 12, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने 1s2 2s2 2p6 3s2। 3s2 इलेक्ट्रॉन यदि ये निकाल दूं मैं दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये बदल जाएगा Mg+2 में, और Mg+2 बनते ही इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हम कहेंगे ऑक्टेट इज कंप्लीट। और चूंकि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है तो इस कॉन्फ़िगरेशन इज लाइक नियोन एंड नियोन इज ए स्टेबल बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट इज कंप्लीट। सिमिलरली क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl- आयन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 इलेक्ट्रॉन में यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इट इज सेम एज आर्गन, तो आर्गन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा, Mg+2 के आसपास 2 Cl- जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। और इसको लिखा कैसे जाता है, Mg+2 केटायन और Cl- कितने, 2, तो अपन इसको क्या लिख देते हैं, MgCl2। पर इसके बीच में एज सच कोई बॉन्ड उस तरह का नहीं है कि मतलब इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। टोटल ये किस फॉर्म में है, केटायन और ये एनायन, और आपस में ये एग्रीगेट एक आयन के बीच का एक क्लस्टर है कि आयन का बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स था। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।
आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं फिजिकल नेचर। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स हार्ड और सॉलिड होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, तो मजबूती की वजह से ये हार्ड होगा और सॉलिड कंपाउंड बनाएगा, जैसे NaCl। ज्यादातर आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं नेचर में। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि अगर अपन प्रेशर अप्लाई करें तो इट ब्रेक्स। जैसे नमक है, तो नमक को अगर आप बड़े टुकड़े को हाथ में लेके थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओ तो बिखर जाएंगे पार्टिकल। तो नमक जो है वो बिखर जाता है, इसका मतलब वो ब्रिटल है। फोर्स लगाने पे उसका टूट जाना ब्रिटल नेचर बताता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो आयनिक कंपाउंड में Na+ और Cl- नजदीकी आयन होंगे जिनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। अब मैं फोर्स लगाता हूं तो Na+ खिसक के इधर आ जाएगा और Na+ जैसे ही इसके नजदीक में आएगा रिपल्शन होगा और रिपल्शन की वजह से ब्रेक होने लग जाता है। तो आयनिक कंपाउंड को अगर हम अप्लाई करें प्रेशर तो आयंस अपोजिटली आयन जो है वो खिसक कर सेम चार्ज आयन पास पास आ जाएंगे और सेम चार्ज आयंस के बीच में रिपल्शन होगा तो इट इमीडिएटली ब्रेक्स इनटू आयंस और पार्टिकल्स। सो इट इज ब्रिटल इन नेचर। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का हाई होता है। ये हाई क्यों होता है? बिकॉज इसमें NaCl, जिसे एग्जांपल लिया मैंने, तो NaCl में आयनिक जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं अपोजिट आयंस के बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अब यदि मैं इसको पिघलाना चाहूं या वेपोराइज कराना चाहूं तो मुझे ये फोर्स तोड़ना पड़ेगा। तो इन आयंस को दूर हटाने के लिए, टू मूविंग अपार्ट दीज आयंस, we would require large amount of energy. So as more energy is required to break this ionic bond, the melting point and boiling point are high of ionic compounds. बहुत मजबूती से आयंस जुड़े हुए हैं। आयंस को मेल्ट करने का मतलब होता है कि हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉलिड के जो आयंस है उनको हटा के दूर करना पड़ेगा। और अगर अपन इसको वेपोराइज कराना चाह रहे हैं तो और दूर करना पड़ेगा। तो कायदे से हम क्या कर रहे हैं कि प्लस और माइनस आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है इनको हटाना है अगर मुझे, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है इनका। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है पिघलाना, जिस टेम्परेचर पर पिघलना चालू करता है, और बॉइलिंग जिस टेम्परेचर पर लिक्विड वेपर बनना चालू करता है। अब हम देख रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। इसमें एक रूल काम करता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब ये होता है कि आयनिक कंपाउंड आर इजीली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर एक्चुअली अपने आप में कोवेलेंट कंपाउंड है, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इस वजह से हम वाटर को बोलते हैं पोलर कंपाउंड। पोल्स होते हैं प्लस और माइनस, इसलिए पोलर कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है। अब यदि आयनिक कंपाउंड को मैं पानी में डालूं तो इजीली सोल्यूबल होता है मोस्टली, और उसका कारण यह है कि जैसे नमक को हम पानी में डाल रहे हैं तो Na+ और Cl- एक दूसरे से बंधे हुए थे। अब वाटर जैसे आएगा तो वाटर इन आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाएगा, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल इन आयंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो ये आयन एक दूसरे से टूटेंगे, और टूटेंगे इसका मतलब ये आसानी से सोल्यूबल हो जाएगा वाटर के अंदर। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक कि ये पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं आयनिक कंपाउंड आसानी से, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते। नमक को अगर हम केरोसिन या पेट्रोल में डालें तो नहीं डिसॉल्व होगा। कारण क्या है कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, हाइड्रोकार्बन है, तो प्योरली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, और हाइड्रोकार्बन के कारण जो है इनमें ये चार्ज नहीं होगा, और चार्ज नहीं होगा तो आयंस के बीच अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा, और अट्रैक्शन नहीं होगा तो खींच नहीं पाएंगे उसको। तो वाटर अपने चार्ज की वजह से इन आयंस को अपनी ओर खींच के इस पूरे आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके तोड़ देगा,
और पानी में डिसोल्व हो जाएंगे। अगली चीज अपन देख रहे हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी या नहीं करेगी। तो यदि मुझसे पूछा जाए कि सॉलिड में कैन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नो, तो सॉलिड में नो कंडक्टिविटी। लेकिन यदि मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में घोल लूं, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में घोल लिया, मैं इसे पिघला लूं, तो मोल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड स्टेट अगर हम ले लें तो ये अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि पानी में इनमें फ्री आयंस पाए जाएंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि वाटर में डिसोल्व करते हैं क्या होगा, Na+ और Cl- अलग हो जाएगा, और अलग होते ही दे आयंस आर नाउ ट्रीटेड एज ए फ्री आयंस। तो पानी का अगर एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया NaCl का पानी में घोलकर, तो NaCl एक्वस में वाटर होगा और इसमें ये आयंस अलग हो गई चूंकि, तो फ्री आयंस पाए जाएंगे। अब मैं इस वाटर में इस सॉल्यूशन में प्लेट्स लगा दूं प्लस और माइनस बैटरी से कनेक्ट करके, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, तो Na+ विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माइनस प्लेट एंड नेगेटिव आयन Cl- अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो चूंकि आयंस मूव कर रहे हैं, तो आयंस का मतलब चार्ज, तो चार्ज अगर मूव कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो सॉल्यूशन फॉर्म में दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन सॉल्यूशन फॉर्म मींस एक्वस फॉर्म और इन मोल्टेन स्टेट फॉर्म they can conduct electricity. It is a good conductor of electricity because of the movement of free ions towards oppositely charged plate. प्लस और माइनस जो प्लेट लगा रहे हैं अपन एनोड और कैथोड, उसकी तरफ मूव करता है, इसलिए बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। पर चूंकि सॉलिड में फ्री आयंस नहीं होते हैं तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि MgO कैसे बनता है, एनिक कंपाउंड। Mg में बता चुका हूं, Z इसका 12 होता है। यदि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये इनर्ट गैस जैसा बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन रखकर, नियोन लाइक। ऑक्सीजन में Z होता है 8। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये O- ऑक्साइड आयन बन जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, तो ये भी कैसा बन जाएगा, नियोन लाइक। तो इसलिए Mg+2 और O-2 आपस में जुड़कर एक आयनिक कंपाउंड बना लेंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, MgO। तो मैग्नीशियम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया 2 इलेक्ट्रॉन देकर, और ऑक्सीजन में ये था 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2p4 यानी 6 इलेक्ट्रॉन। यदि इसको 2 मिल जाए तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, और 8 होते हैं क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेट इज कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब कि किसके जैसा बन गया, नोबल गैस जैसा बन। तो नोबल गैस बनते ही स्टेबल हो जाएगा। तो O-2 इसलिए बन रहा है क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नियोन जैसा बन रहा है, और नियोन जो है इनर्ट गैस होने के कारण स्टेबल है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है। और अगर मैं ऑक्सीजन के आसपास इलेक्ट्रॉन बनाऊं तो ऑक्सीजन के आसपास जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैसे बॉन्डिंग के पहले, ठीक है, और 2 आ जाएंगे तो 2 बता देंगे। इसको अपन बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बाद में बनाएंगे अपन कोवलेंट के टाइम इसको, यहाँ तो इसकी ज्यादा बात करते नहीं हम, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड। चलो आज ही